अस्सलामुअलैकुम। सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने सांजार और इसके खास सिपाहियों को देखा जो कि बातनियों में सरायत करने के लिए एक नया मंसूबा बनाते हैं। और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत सल्जूक महल से होती है, जहां हाजब कमच हसन सब्बाह को लेकर सुल्तान मलक शाह के पास आता है। सुल्तान हसन सब्बाह को देख कर कहते हैं, तो तुम एलची के फर्ज के लिए मुनासिब हो। एक नहायत नाजुक मौके पर तुम एक बार फिर से सामने आ गए हो। हसन कहता है, मेरे सुल्तान, अगर आपका फरमान हो तो फिर। सुल्तान कहते हैं, मैं फरमान जहानत और इल्म के साथ दूंगा। तो बताओ मुझे, कोवल किले के मुतल्लिक तुम्हारे पास क्या मालूमात हैं? हसन सब्बाह कहता है, उस किले की हिफाजत 5000 से ज्यादा सिपाही करते हैं। इनकी जरूरियात जैसा कि तलवारें और दूसरी चीजें कुस्तुनतुनिया से आती हैं और इन्हें बहरी जहाज के जरिए बहरे सूद के साहिल पर उतारा जाता है और फिर कोवल तक ले जाया जाता है। ये रास्ता इनकी जिंदगी के लिए निहायत अहम है। सुल्तान मलक शाह हसन सब्बाह को रोकते हैं और कहते हैं, आज दिन तक कोवल के साथ तुम्हारा कोई काम नहीं था, तो फिर तुम्हारे पास इतनी तफसीली मालूमात कैसे हैं? हसन सब्बाह कहता है, बिल्कुल सुल्तान, मेरा वहाँ कोई जाती काम नहीं था, लेकिन रियासत का काम तो था। मैं जानता हूँ कि हमारे अजीम मकसद के लिए कोवल किला एक अहम हदफ है और अहम मकामात के बारे में हम एलचियों की हमेशा मालूमात होनी चाहिए। सुल्तान मलक शाह कहते हैं, फिर मुझे बताओ, कोवल कमांडर के हाथ पांव बांधने के लिए क्या हमें हर बार इसे डराना होगा? हसन कहता है, नहीं, हमेशा नहीं मेरे सुल्तान, लेकिन बस जब हमें जरूरत हो तब। हमारे पास इसके खिलाफ सबसे बेहतरीन हथियार उसको अपनी ही रियासत के खिलाफ करना है। इसके चचा शहनशाह रोमानोस ने मलाजगर्द के बाद हमारे मरहूम सुल्तान अबू अल फतह अल अरसलान के साथ मिलकर एक अमन वाहिदा किया था और उन्होंने एक दूसरे पर एतमाद किया था, लेकिन बाजंतीनियों ने रोमानोस की आंखें निकालकर इसे मार डाला था। किले के कमांडर को अगर ये याद दिलाया जाए कि उसके चचा के साथ क्या हुआ था, तो हम इसको अपनी ही सल्तनत के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं और ये हमारे लिए फायदा मंद भी हो सकता है। सुल्तान मलक शाह हसन सब्बाह के पास आते हैं और कहते हैं, हर एलची को तुम्हारी तरह सियासत के इल्म से वाकिफ होना चाहिए। हसन सब्बाह, कोविल किले जाओ और इन्हें हमारी रियासत की ताकत दिखाओ। हसन सब्बाह कहता है, मेरे सुल्तान, इस मामले पर आपका क्या हुक्म है? फिर दोस्तों, दूसरी जानब अमीर अल्तबर दिखाया जाता है, जो कि असलान ताश और रुस्तम को बड़ी ही बेरहमी से मारता जाता है और साथ में असलान ताश से कहता है, बहराम को मुझसे छीनने वाला कौन था? असलान ताश जख्मों से चूर कहता है, हमें कैसे मालूम हो सकता है? अगर तुम्हें नहीं मालूम तो हमें कैसे मालूम होगा? अमीर अल्तबर पसीने से शराबूर दोबारा असलान ताश को डंडा मारता है और कहता है, क्या तुम अभी भी नहीं बोलोगे? फिर अमीर अल्तबर रुस्तम का चेहरा पकड़ते हैं और कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मुंह कैसे खुलवाना है। अमीर अल्तबर फिर दोनों सिपाहियों पर डंडे बरसाना शुरू कर देता है, जबकि रुस्तम दर्द से कराहता हुआ कहता है, मैं जन्नत में जाऊंगा। अमीर अल्तबर कहता है, मैं पूरी दुनिया के लिए तुम्हें इबरत का निशान बना दूंगा। मैं शालमजार के चौराहे में तुम्हें लटका कर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, दोनों ही सिपाही अपनी जबान से एक लफ्ज भी नहीं निकालते हैं। फिर दोस्तों, दूसरी जानब अब्दुल मालिक और इसके वफादार साथी बहराम और हसन सब्बाह दिखाए जाते हैं। इस दौरान बहराम एक इमामे को चूमकर हसन को देता है और हसन इसे चूमकर अब्दुल मालिक को थमा देता है। और दोस्तों, ये इमामा बातनी इमाम का होता है, जो कि अमीर अल्तबर के हाथों जहन्नम वासल किया जाता है। अब्दुल मालिक फिर कहता है, हमारे मकसद के लिए एक बहादुर साथी को उन्होंने मार दिया है। मैं इसकी कुर्बानी और हमारे मकसद के लिए इंतकाम लेने की कसम खाता हूँ। अब्दुल मालिक फिर इस पगड़ी को चूमता है और इसे अपने निशान पर रख देता है। अब्दुल मालिक फिर अपने साथियों से कहता है, इस जालिम अल्तबर से इंतकाम लेने का वक्त एक दिन जरूर आएगा, लेकिन सबसे पहले हमारे साथी रुस्तम की जान बचाना बहुत
بہت ضروری ہے۔ وہ ہمارے فدائیوں میں سب سے قابل اعتماد آدمی ہے اور وہ ہمارے انتہائی حساس رازوں سے بھی واقف ہے۔ حسن صباح کہتا ہے ہمارا دوست رستم جان دے دے گا مگر ہمارے راز نہیں بتائے گا، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ التبر اس سے یہ راز اگلوانے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کرے گا، لیکن وہ اس کا منہ کھلوانے کے لیے جو بھی ممکن ہو سکا وہ کرے گا۔ میں ماضی میں ایک مرتبہ التبر کی حویلی میں گیا تھا۔ حسن صباح پھر ایک کاغذ نکالتا ہے اور کہتا ہے یہ حویلی کسی محفوظ قلعے کی طرح ہے۔ پھر دوستو حسن کاغذ پر حویلی کا نقشہ بنانا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے اس کے ارد گرد محفوظ دیواریں ہیں اور اندرونی حصہ بھول بھلیوں کی طرح ہے۔ حسن صباح نقشے پر اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ جگہ سرنگوں سے بھری ہوئی ہے جن سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ کر کے حسن صباح امیر التبر کی حویلی کا سارا نقشہ بنا دیتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے جو بھی شخص وہاں پر جائے گا وہ بہادر اور ہوشیار ہونا چاہیے۔ عبد المالک بھی یہ سن کر دنگ رہ جاتا ہے جبکہ حسن صباح نقشہ بہرام کو تھما دیتا ہے۔ بہرام کہتا ہے گزشتہ روز مجھے التبر سے بچانے والا ایک بہادر شخص ہے اور وہ بھی ہمارے مقصد میں شامل ہونا چاہتا ہے، لیکن میں نے اسے صبر اور وفاداری کی جانچ کے لیے ایک جگہ پر بھیج دیا ہے اور رستم کے ساتھ ساتھ اس کا ایک دوست بھی پکڑا گیا ہے اور اس فرض کو پورا کرنے کے لیے وہ کافی مہارت رکھتا ہے۔ عبد المالک کہتا ہے اگر وہ پکڑا بھی گیا تو سب ہی یہ سمجھیں گے کہ وہ اپنے دوست کے لیے آیا تھا اور ہم خطرے میں نہیں پڑیں گے۔ بہت خوب، جلدی سے اسے یہ کام سونپو بہرام اور حسن تم ملک شاہ کی طرف سے کوئل قلعے میں ایک ایلچی کے طور پر جاؤ گے۔ یہ تمہارے لیے بلند عہدہ حاصل کرنے کا ایک اچھا موقع ہے۔ شیطان سلجوق اور کافر بازنطین کے درمیان ایک پل بن جاؤ حسن، اس طرح سے ہم ان دونوں پر قابو پا لیں گے۔ حسن صباح مسکراتا ہے جبکہ عبد المالک کہتا ہے کمانڈر اندریاس کے دل میں سلجوقوں کی نفرت کو اور بھی بھڑکا دو، اتنا بھڑکا دو کہ اسے ہماری ضرورت پڑے۔ پھر دوستو دونوں ہی ہاس فدائی یہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن عبد المالک بہرام کو آواز لگا کر روکتا ہے اور اس سے کہتا ہے بہرام تم اس بہادر سے اس معاملے کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑا انتظار کرنا۔ بہرام یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے جبکہ عبد المالک مزید کہتا ہے اس بہادر کو خود ہی یہ فریضہ قبول کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ اس فرض کو پورا کرنے میں ہچکچاتا ہے تو اسے مار دو۔ کسی کو بھی ہمارے حویلی میں داخلے کی معلومات نہیں ہونی چاہیے۔ بہرام مسکراتا ہے اور اپنا سر خم کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے جبکہ عبد المالک اس بہادر کے متعلق سوچ بچار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جبکہ پھر دوستو دوسری جانب کینک قبیلے میں باشولو خاتون دکھائی جاتی ہیں، جہاں باشولو خاتون قبیلے کے بازار میں آتی ہیں اور اس دوران نیل پری خاتون بھی باشولو خاتون کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں باشولو اماں آپ ابھی صحتیاب نہیں ہوئی ہیں، آپ کو آرام کرنا چاہیے، یہ سب میں دیکھ لوں گی۔ باشولو خاتون مسکراتی ہیں اور کہتی ہیں میری بچی میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت شکریہ تمہارا، لیکن خریداری کے لیے کچھ اہم تاجر آ رہے ہیں، تم ان کے لیے اہتمام کرو۔ اس دوران کورکوت عطا سردار بھی قبیلے کے بازار میں پہنچ جاتے ہیں اور سارے قبیلے والوں کو ملتے ملتے ان کی نظر اچانک باشولو خاتون پر پڑتی ہے۔ کورکوت سردار خوشی کے ساتھ باشولو خاتون کو سلام کرتے ہیں اور باشولو خاتون ان کا شکریہ ادا کرتی ہیں اور ساتھ میں دریافت کرتی ہیں کورکوت عطا یہ اہم تاجر کون ہیں، کیا ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ کورکوت صاحب کہتے ہیں نہیں، یہ پہلے یہاں پر نہیں آئے ہیں، لیکن عیسائی تاجر کے سربراہ شاہ بندر دوکاس نے خصوصی خبر بھیجی ہے کہ وہ ایک امیر تاجر ہے، انشاءاللہ ہماری فروخت میں برکت ہوگی اور ہم سکون سے سردیاں گزار سکیں گے۔ باشولو خاتون کہتی ہیں انشاءاللہ۔ کورکوت عطا پھر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں دیکھو بیٹا توگان، میں اوغوز سرداروں کے ساتھ اہم امور پر گفتگو کروں گا اور ان تاجروں کا تم خود خیال رکھو گے۔ کورکوت سردار کا بیٹا توگان کہتا ہے آپ فکر مت کریں حضور، میں قبیلے کے لیے بہت اچھی فروخت کروں گا۔ اتنے میں قبیلے کا ڈرم بجنا شروع ہو جاتا ہے اور توگان کہتا ہے وہ آ گئے ہیں جناب۔ کورکوت سردار پھر اپنے مہمان کے استقبال کے لیے آگے چل
निकाल देते हैं, जबकि दूसरी सिमत से कमांडर योरगोस और इसके सपाही ताजरों के भेस में किनक कबीले में दाखिल होते हैं। कोरकोत साहब योरगोस से कहते हैं, मैं इस कबीले का सरदार हूँ, मेरा नाम कोरकोत है। योरगोस कहता है, और मैं ताजर मिखाइल हूँ। हम अनातोलिया और कुस्तुनतुनिया में काम करते हैं और हम जिस मियार की तलाश में हैं हमें वहाँ नहीं मिल रही। शाह बंदर दोकास ने आपके कबीले की अशिया की बहुत तारीफ की है, तो हम इसीलिए खुद यहाँ पर आना चाहते थे। कोरकोत साहब कहते हैं, बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई है। हमारी पोस्तीन जानवर और खालें बैल से हासिल की जाती हैं और हमारी कालीनें असली तुर्क कालीनें हैं और भी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। योरगोस कहता है, अगर हमें वो मिल जाता है जो हम चाहते हैं तो ये एक बहुत ही मुनाफा बख्श तजारत होगी। कोरकोत साहब कहते हैं, इंशाल्लाह। योरगोस कहता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये बेहतर होगा कि पहले मैं लोहार के पास जाऊंगा। कोरकोत साहब कहते हैं, खैर तो है। योरगोस कहता है, रास्ते में मेरे घोड़े का नल गिर गया था और इसे अब एक नए नल की जरूरत है और तुर्क कबीले से बेहतर एक नल के लिए कोई और जगह नहीं हो सकती। कोरकोत साहब कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब मेरा बेटा तोगान आपके साथ होगा। आप पहले लोहार के पास जाएं और फिर हमारी दुकानों का चक्कर लगाएं। फिर दोस्तों कोरकोत साहब यहाँ से चले जाते हैं और इनका बेटा तोगान योरगोस को लेकर लोहार की तरफ चल पड़ता है, लेकिन दूर खड़ा हसूसी सपाही बोलाबन का देहान इसी ही जानब होता है। फिर दोस्तों दूसरी जानब जंगल में सपाही सांजार दिखाया जाता है, जो कि बहराम की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है और अकेला बैठकर इसका इंतजार कर रहा होता है। और इसी दौरान अचानक बहराम सांजार के नजदीक आता है, लेकिन सांजार फौरन अपना हंजर बहराम के गले पर रख देता है। बहराम ये देखकर मुस्कुराता है, जबकि सांजार कहता है, माफ कीजिएगा, आप तो जानते हैं कि हमें चूंटी तक की आवाज भी सुननी होती है। बहराम कहता है, माफी की कोई जरूरत नहीं है, तुम काबिले तारीफ हो बहादुर। बहराम फिर एक सोने से भरी थैली अपनी जेब से निकालकर सपाही सांजार को देता है और कहता है, ये तुम्हारी बहादुरी का एक छोटा सा एहसान है जो तुमने मुझ पर किया है। अपने आप को मजीद परेशानी में मुब्तला ना करो। सांजार बहराम से सोने से भरी हुई थैली लेता है और तिजोरी खोल कर देखता है, लेकिन इस दौरान बहराम के सपाही जो कि दूर छुपे होते हैं अपनी तीर कमानों से फौरन सांजार का निशाना लेते हैं, लेकिन सांजार सोने के सिक्कों से भरी थैली बहराम को वापस दे देता है और कहता है, ये गरीबों को दे दें, मेरी नजरों में सोने चांदी की कोई कीमत नहीं है, मैं सिर्फ हमारे मकसद का फायदा चाहता हूँ। बहराम ये सुनकर दंग रह जाता है और इसके सपाही कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। इधर सांजार कहता है, अल्तबर के पास मौजूद हमारे कैदी भाइयों का क्या बनेगा? क्या हम इन्हें जालिमों के हाथ में ही छोड़ देंगे? बहराम कहता है, मैं बजाते खुद इनको बचाने की कोशिश करूंगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमेशा सलामत रहो बहादुर जवान। दोस्तों बहराम वापस मुड़ता है और दूर छुपे इसके बातनी सपाही सांजार का दोबारा निशाना लेते हैं और अपने तीर खींचते हैं, लेकिन इतने में सांजार फौरन बहराम से कहता है, मैं उनको बचाऊंगा, हमारे मकसद के लिए हमें आपकी जरूरत है। बहराम मुड़ता है और सांजार की बात सुनता है। इधर सांजार कहता है, मैं पहले ही अपने आप को इस आग में फेंक चुका हूँ, अब या तो मैं इस आग से अपने भाइयों के साथ निकलूंगा या फिर मैं इस आग में ही मर जाऊंगा। बहराम सांजार के पास आता है और कहता है, अगर कल तक तुम इस आग से बचकर हमारे कैदियों को वापस लेकर आ जाते हो तो हम अपने मकसद में तुम्हें अपना भाई तस्लीम कर लेंगे। बहराम फिर सांजार के कंधे पर थपकी देता है और बहराम के सपाही इसे इशारे के तौर पर देखकर फौरन पीछे हट जाते हैं, जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सुल्तान मलक शाह दिखाए जाते हैं, जो कि अपने वालिद की अंगूठी पकड़कर इसे अपने अंगूठे में डालते हैं। और इसी दौरान तैरकन खातून भी सुल्तान मलक शाह के पास आती हैं और इन्हें अपने आने वाले बच्चे के लिए बनाई हुई एक टोपी दिखाती हैं, जिसे देखकर सुल्तान मलक शाह बड़े खुश होते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब जंगल में अहमद सांजार और इसके सपाही दिखाए जाते हैं और रास्ते में अचानक हाजी निजामुल मुल्क भी इनसे मिलने पहुंच जाते हैं। सांजार फौरन हाजी के
पास आते हैं और हाजी कहते हैं, क्या हो रहा है ये? असलान ताश का जिंदान में होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सांजार कहता है, जब मैं बहराम को बचा रहा था तो उन्होंने असलान ताश को पकड़ लिया था और अमीर अल्तबर के सिपाही मेरा पीछा कर रहे हैं। मैंने ये सब बहराम को बताया है कि मैं कैदियों को छुड़वाऊंगा और उसने सुबह तक की मोहलत मुझे दी है। हाजी कहते हैं, तुमने ये काम क्यों कबूल किया है? सांजार कहता है, उनका एतमाद जीतने का यही एक वाहिद तरीका था और वैसे भी ये एक इम्तिहान था। अगर मैं इसे कबूल नहीं करता तो वो मुझे मार देते। हाजी कहते हैं, सही है, तुमने बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन वहाँ जाने का मतलब है कि अपनी जान को खतरे में डालना। मैं अल्तबर से जाती तौर पर मुलाकात करूंगा और कैदियों को ले जाऊंगा। मेरी खबर का इंतजार करो। फिर बोसकोश सिपाही कहता है, हाजी हजरत, अगर आप ऐसा करते हैं तो सांजार बातनियों को कैसे बचाएगा? हाजी निजामुल मुल्क कहते हैं, वो इन्हें मेरे सिपाहियों से बचाएगा और निजामुल मुल्क के सिपाहियों से कैदियों को बचाना अल्तबर के महल के सिपाहियों से भी मुश्किल होगा। सांजार अपना सर हिलाता है और हाजी मजीद कहते हैं, बातनियों की नजरों में इस तरह से सांजार और भी चमक उठेगा। ये कहकर वजीर आजम निजामुल मुल्क यहाँ से चले जाते हैं। और दोस्तों, यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।